अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। आज हम देखने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां, 10th क्लास चैप्टर नंबर 1। और आपको पता है कि इस चैप्टर में से आपका एक 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियाँ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं जी, हमारे सबसे पहले क्या आता है जी, डायरिया यानी कि इसहाल, जिसे पतले दस्त भी कहते हैं और इसे लूज मोशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है जी, डायरिया में बार बार पतले या पानी वाले पखाना आते हैं, बार बार आते हैं, और पतले और पानी वाले पखाना होते हैं इसके अंदर, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा हमारे जो है पखाने के साथ बाहर आता है, फीसिस के साथ हमारी बॉडी से पानी जो है रिलीज़ हो जाता है। डायरिया जिस्म में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन का सबब बन सकता है, और ख़ास तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों में। तो डायरिया की कंडीशन में क्या होता है जी, जिसमें हमारे पानी की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है और इसके अंदर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन नज़र आ रही होती है डायग्राम के अंदर, इसमें क्या होता है, जब फूड हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है तो यहाँ से फूड के अंदर से जो पानी के मालिक्यूल्स होते हैं, जो फूड के अंदर वाटर के मालिक्यूल्स बचे हुए होते हैं इस मटीरियल के अंदर, वो वाटर के मालिक्यूल्स यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, पानी यहाँ से खुराक के अंदर से पानी के मालिक्यूल्स को वापस जज़ब कर लेती हैं ताकि बॉडी के अंदर उनको इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन डायरिया की कंडीशन में क्या होता है, ये जो पानी है ये वापस जज़ब नहीं हो पाता, ये पानी हमारी बॉडी में वापस नहीं आता, और जो पानी यहाँ पे पहुँच जाता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ही फीसिस के ज़रिए हमारी बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। जब ये पानी सारा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो अब हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। आपको पता है, जब डायरिया होता है तो क्या होता है, इंसान को बार बार वॉशरूम जाने की हाजत पेश आती है, बार बार वॉशरूम हम जाते हैं। तो यही वजह है कि हमारी जो खुराक है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती, और वो यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो जो हमारा फीसिस बन रहा होता है, अभी कंप्लीट नहीं बना होता, वो हमारी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और इसीलिए पतले दस्त या इसको लूज मोशन भी कहते हैं। नेक्स्ट इसकी अलामात देखें। अलामात क्या होती हैं जी, बार बार पतले या पानी वाला पैखाना, पेट में दर्द होगा और पेट का फूलना यानी ब्लोटिंग, यानी कि पेट के अंदर गैस पैदा हो जाती है, और पानी की कमी यानी प्यास, मुंह का खुश्क होना और गहरा पेशाब वगैरह कि बार बार जो है पतले या पानी वाला पखाना हमें आता है। जैसे पहले आपने पढ़ा कि क्या होगा, हमारी बॉडी से बार बार पानी वाला पखाना जो होगा वो बाहर निकलने की ट्राई करेगा, क्योंकि वो पानी जो है हमारा खाना अच्छे से हज़म नहीं हो रहा और बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, तो उसको बाहर निकालती है बॉडी से। और पेट में दर्द होगा और पेट का फूलना, ब्लोटिंग हो जाती है, हमारे पेट के अंदर गैस पैदा हो जाती है, क्योंकि जो खाना है वो अच्छे से हमारा हज़म नहीं हो पा रहा, उसके अंदर से गैस पैदा हो रही है। और पानी की कमी होगी साथ में, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि बार बार जो है पतले या पानी वाला पखाना हमें आना शुरू हो जाता है डायरिया की कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट इसके असबाब, इसके काजेज़ क्या होते हैं जी डायरिया के? बैक्टीरियल, वायरल या पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। या तो कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ सकता है, या वायरस या पैरासाइट कोई भी आ सकता है, ये इन्फेक्शन काज कर देंगे हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, या क्या करेंगे जी, हमारी जो है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कहीं पे इन्फेक्शन काज कर देंगे। खाने की एलर्जी भी हो सकती है, उससे भी जहनी दबाव या तनाव, जहनी दबाव जब होगा, स्ट्रेस या डिप्रेशन होगा, तब भी डायरिया होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, ये हमें पता है कि जो हमारा ब्रेन है ये हमारे सारे जो है बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर हमारे ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस है, दबाव है, तो वो अच्छे से अपने फंक्शंस नहीं परफॉर्म करेगा, जो हमारी इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट्स हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं होंगी, और क्या होगा, डायरिया के चांसेस होंगे, पानी का जो वापसी इंतज़ाम है वो नहीं होगा। और बाज़ अदवायात मसलन एंटीबायोटिक्स की वजह से भी डायरिया हो सकता है, क्योंकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो होते हैं बैक्टीरिया, फ़ायदेमंद बैक्टीरिया भी होते हैं, नुकसानदेह भी। तो अगर हम किसी ऐसे एंटीबायोटिक ले रहे हैं किसी बैक्टीरिया के लिए, उसको किल करने के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बैक्टीरिया जो है वो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर दे और हमें डायरिया हो जाएगा। इसका इलाज क्या है जी? कसरत से फ्लूइड्स पीना, यानी कि ऐसी चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर फ्लूइड ज़्यादा होता है, जैसे कि जूस वगैरह पिएँ, या ऐसे फल खाएं जिसके अंदर फ्लूइड्स होते हैं, जूस होता है उनके अंदर। और ORS का इस्तेमाल करें, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS का इस्तेमाल करें, इसके अंदर
जो है ये हमें स्वाशे की शक्ल में मिलते हैं, फॉर्म में मिलते हैं पानी के अंदर। इसको हल करके पीना होता है। इसके अंदर बहुत से नमकियात होते हैं और ख़ाली पानी ऐसे तो पिया भी नहीं जाता, लेकिन और उसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है हमारे पास नमकियात वगैरह नहीं होते सिंपल पानी के अंदर। तो अगर पानी के अंदर ORS का इस्तेमाल कर रहे हो तो एक तो हमें पानी भी आसानी से पी सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा जो है फ्लेवर आ जाएगा। और क्या होगा जी, हमारी नमकियात की ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी बॉडी के अंदर। हल्की ग़िज़ा खाना, सॉफ्ट डाइट आपने खानी है, ऐसी ग़िज़ा जिसको हमारी बॉडी अच्छे से हज़म कर सके, जो कि हमारी जो है नालियों के अंदर अच्छे से गुजर सके। ठीक है, इस हाल कुछ अदवायात का इस्तेमाल यानी एंटी डायरियल अदवायात आप ले सकते हैं डायरिया के ख़िलाफ़। और एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ भी एंटीबायोटिक्स। अगर तो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स लेने से ये जो है इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा और हमारी जो है डायरिया ख़त्म हो जाएगा। या दीगर अदवायात लेना, शदीद अगर सूरतें हैं तो दूसरी मेडिसिन भी ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ शदीद सूरतों में ले सकते हैं। आम हालात में इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे बचाव कैसे करेंगे जी? बाकायदगी से हाथ धोना, हाइजीन का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर खाना खाने से पहले या बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद। जब आप खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया से, वायरसेस से, पैरासाइट से आप बच जाएंगे, जो कि आपके हाथों पे लग जाएंगे, उनसे आप बचे रहेंगे। और बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद भी आपने फ़ौरन हैंड वाश लाजमी करना है, क्योंकि वॉशरूम के अंदर आपको पता है बाथरूम के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। आलूदा खुराक या पानी से परहेज़ करना, खाने के अंदर भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं और पानी की वजह से भी। और तनाव से भी बचना और जो है स्ट्रेस से भी ख़ुद को दूर रखना है, ख़ास तौर पर डायरिया की कंडीशन के अंदर, ताकि हमारी फूड अच्छे से जो है वो हज़म हो सके और उसका बॉडी से बाहर जो इखराज है वो भी बेहतरीन तरीके से हो सके। एलिमेंट्री कैनाल की जो नेक्स्ट हमारे पास बीमारी है वो है जी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़। इसमें क्या होता है, कब्ज़ के अंदर ऐसी कैफियत होती है जिसमें जो फुजला या हमारा पखाना होता है बाकायदा वक्फों से जिस्म से खारिज नहीं होता। पहले हमने डायरिया पढ़ा, डायरिया के अंदर क्या होता है, बार बार हमें जो है पखाना जो है खारिज होता है जिस्म से और बार बार पतले दस्त आते हैं। लेकिन कब्ज़ के अंदर क्या होता है, ऐसी कैफियत है जिसमें जो है हमारा फुजला या पखाना बाकायदा वक्फों से नहीं खारिज होता, बल्कि क्या आता है बहुत ही कम खारिज होता है हमारी बॉडी से। और जो यहाँ पे बताया गया है कि इसके गैर मकबूली या मुश्किल इखराज हफ्ते में 3 बार से कम, यानी कि अगर एक वीक के अंदर 3 दफ़ा पखाना कर रहा है कोई इंसान, वॉशरूम जा रहा है पखाना के लिए, यूरिन के लिए नहीं, ये पखाने की बात हो रही है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे कम है और गैर मामूली या मुश्किल इखराज है तो फिर क्या होगा, सख्त और खुश्क इखराज है, खुश्क हमारा पखाना है, तो ये कब्ज़ की अलामत है कि बंदे को अब क्या है, कब्ज़ है। पेट में तकलीफ़ या पेट का फूलना, जब हमारा पखाना ही जिस्म से खारिज नहीं होगा, हमारी जो इंटेस्टाइन्स के अंदर पखाना अगर जमा रहेगा तो क्या होगा, उससे हमारा पेट फूलेगा, ज़ाहिर है उससे और क्या होगा, पेट में तकलीफ़ भी होगी, दर्द भी होगा, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। जो हमारे फीसिस होते हैं पखाने के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देता है, तो ये टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, तो इसको बॉडी में रखना ख़तरनाक हो सकता है। तो ये कहते हैं कि इससे पेट का फूलना और पेट में तकलीफ़ हमें पता चलती है। असबाब क्या है जी, खुराक में फ़ाइबर की कमी, पानी की कमी, जिस्मानी सरगर्मी की कमी। आपकी खुराक में फ़ाइबर नहीं है। फ़ाइबर क्या आता है, फ़ाइबर हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेशेदार ये होते हैं फ़ाइबर्स खुराक के अंदर। और ये पानी, ये फ़ाइबर खाने से क्या होगा, अब जब फ़ाइबर का हम इस्तेमाल करते हैं, फ़ाइबर जो होगा ये पानी को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। जब ये पानी को एब्ज़ॉर्ब करेगा तो जो हमारा फीसिस हैं वो ज़्यादा सख्त नहीं होंगे, वो नॉर्मल रहेंगे। और पानी की कमी हो इसकी वजह बन सकती है, पानी होगा ही नहीं जब, तो हमारी कैसे हमारी जो है इंटेस्टाइन के पानी को एब्ज़ॉर्ब करेगी जब हम कम पानी पी रहे हैं। जिस्मानी सरगर्मी की कमी, हम जो है ज़्यादा चल फिर नहीं रहे, जिस्मानी सरगर्मी नहीं हो रही कोई। और क्या हो रहा है जी, बाज़ अदवायात का इस्तेमाल, मसलन दर्द कम करने वाली दवायात, आयरन सप्लीमेंट्स और दीगर बीमारियाँ, मसलन के डायबिटीज़ की वजह से भी कब्ज़ हो सकता है, आयरन सप्लीमेंट्स की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो है यहाँ पे
लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से पानी जो है वो वापस जज़ब नहीं होता और ये पानी जो है हमारे जो यूरिन के साथ ही जिस्म से बाहर आ जाता है। तो इससे हम कह रहे थे कि क्या हो गया थी, डायरिया है, इसहाल है, पतले दस्त है, स्टूल मोशंस है। और अगर ये पानी जो है यहाँ से हद से ज़्यादा वापस जज़ब हो जाए, जितना भी हमारे पास पानी बचा हुआ था यहाँ पे, जितना भी पानी आ रहा था बाहर रिलीज़ होने के लिए, वो अब क्या हो रहा है, सारा जो है यहाँ से इन दीवारों से वापस जज़ब हो रहा है। तो ये जो हमारा फीसिस यहाँ से बाहर जाएगा ये अब बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो पानी था वो तो वापस जज़ब होकर लिया हमारी बॉडी ने, और या इसके अंदर अब कोई भी पानी नहीं बचा, बहुत कम पानी बचा है। तो ये क्या होगा, हमारी बॉडी से बहुत ही मुश्किल से बाहर रिलीज़ होगा। एक तो इसकी यहाँ से जो मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी, मूवमेंट अच्छे से नहीं होगी और ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। और दूसरा क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा सख्त होगा, ठोस होगा, तो इसका मूव करना वैसे भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे बताया गया है कि जी शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर भी जो है कब्ज़ हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब शुगर वाले पेशेंट के अंदर कब्ज़ के जो है क्यों ज़्यादा होते हैं चांसेस, क्योंकि जो शुगर वाला पेशेंट होता है उसको आपको पता होगा, उसको बार बार जो है वॉशरूम जाना होता है, उसको बार बार पेशाब आता है, ठीक है, यूरिन उसको बार बार आता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा है, शुगर के मालिक्यूल्स उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। अब ये जो इतना ज़्यादा शुगर है उसकी बॉडी के अंदर, ग्लूकोज है, इसको उसके जो गुर्दे हैं, जो उसकी किडनीज़ हैं, वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। आपने पढ़ा है नेफ्रॉन के अंदर ये सारी जो हैं जो हमारे नमकियात वगैरह, ग्लूकोज वगैरह जज़ब होते हैं, तो गुर्दे इसको जज़ब नहीं कर पाते। और ये क्या होगा, जब ये कोई चीज़ हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होती तो वो फीसिस के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर आती है। तो अब ये जो शुगर के मालिक्यूल्स है कि अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो ये हमारी बॉडी से बाहर कैसे आएंगे, फीसिस के ज़रिए और पेशाब के ज़रिए। तो जब शुगर के मालिक्यूल्स यहाँ पे हमारी नालियों के अंदर जमा हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, पानी को अपनी तरफ खींच लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो ये पानी के मालिक्यूल्स को भी यहाँ पे खींच लेंगे अपने अंदर, और हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो कब्ज़ हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि जब ये पानी को खींच लेंगे तो क्या होगा, वो पानी बार बार इनको यूरिन आएगा, बार बार इनको यूरिन आएगा, और हमारे फीसिस यहाँ पे सख्त हो रहे हैं, ठीक है, यूरिन इनको बार बार आएगा, पेशाब, लेकिन पखाना जो होगा वो इनका सख्त हो जाएगा। तो ये शुगर के पेशेंट्स के अंदर क्या हो जाती है, ये कब्ज़ होने के चांसेस होते हैं। इसका इलाज हमने देखा कि जो फाइबर होता है, फाइबर वो क्या करता है जी, वो खाने से कब्ज़ के चांसेस कम होते हैं और जो कब्ज़ है वो ठीक होने के चांसेस होते हैं। फाइबर अब क्या होता है, फाइबर में ऐसा क्या होता है, जो फाइबर होता है ये थोड़ा नरम होता है, ये क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हमने खुराक के अंदर फाइबर को इस्तेमाल किया हुआ है तो जब ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर आएगा तो ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये यहाँ पे समझे फाइबर है, ये जब पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो हमारा जो फीसिस है वो नरम हो जाएगा थोड़ा, और उसको बॉडी से बाहर रिलीज़ होने में आसानी होगी। इसलिए फ़ाइबर वाली खुराक हमें लाजमी खानी चाहिए कब्ज़ से बचाव के लिए। नेक्स्ट देखिए इसका इलाज क्या है जी, फ़ाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फल, सब्जियां, साबित अनाज वगैरह, इस सब के अंदर फ़ाइबर होता है, फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर, और साबित अनाज यानी होल ग्रेन्स के अंदर, दाने जो होते हैं जैसे गंदम हो गया, इस तरह। कसरत से पानी पीना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि आपको पता है पानी की कमी की वजह से ही तो कब्ज़ हो रहा है, तो पानी ज़्यादा पिएँ, बाकायदा वर्जिश करें, हमारी बॉडी की जो है मूवमेंट बेहतरीन होनी चाहिए, ताकि जो है यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर निकलने में कोई ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए, हमारी नालियों की हेल्थ अच्छी रहे, जो है इंटेस्टाइन्स हमारी। और कब्ज़ कुशा अदवायात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बचाव क्या होगा जी, फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ा खाना, ऐसी ग़िज़ा जिसमें फ़ाइबर हो ज़्यादा से ज़्यादा, और कसरत से फ्लूइड और पानी पीना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने पानी का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखें बच्चों, अल्सर्स। एलिमेंट्री कनाल की दीवारों में होने वाले ज़ख़म पेप्टिक अल्सर कहलाते हैं। एलिमेंट्री कनाल के अंदर कहीं पे अगर ज़ख़म हो गया है उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं, और ये अल्सर आमतौर पर मैदे की दीवारों में पैदा होता है और इसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। ताहम ये अल्सर ड्यूडीनम यानी कि ड्यूडीनल अल्सर, एसोफिगस, एसोफिजियल अल्सर और में भी पैदा हो सकते हैं। वो कहते हैं कि जो एलिमेंट्री कनाल के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। लेकिन जो हमारा स्टमक है, हमारे स्टमक के अंदर अगर कहीं पे अल्सर हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे जी, गैस्ट्रिक अल्सर। ये समझे हमारे स्टमक की दीवारें हैं। अब आपको पता है कि इन दीवारों के अंदर यहाँ पे होता है म्यूकस। आपने पढ़ा कि दीवारों के अंदर म्यूकस होता है, लेकिन यहाँ से जो दीवारें हैं इसके जो गैस्ट्रिक जूस खारिज करती हैं, और साथ में यहाँ पे रिलीज़ होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एसिड क्या करेगा, ये एसिड जाके अटैक कर सकता है इसकी दीवारों के ऊपर और इसके म्यूकस को ख़राब कर देगा। म्यूकस की जो लेयर है जो कि हमारे मैदे को खुद जो है हज़म होने से बचा रही थी, ये उसको ख़राब करना शुरू कर देगा। क्योंकि अल्सर का काम क्या होगा,
क्योंकि जो है क्योंकि एसिड ने तो अपना काम करना है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने तो डाइजेशन कर देनी है। और अगर क्या होगा, हम स्पाइसी खुराक खा रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हैं और जिसकी वजह से हमारा जो है HCl वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। HCl जो है वो हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो फिर ये क्या करेगा, मैदे की दीवारों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देगा। ये जो चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा हो रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से हमारी ये जो म्यूकस की लेयर है ये ख़राब हो रही है। तो अगर मैदे की ये दीवार ख़राब हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे जी, गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। और अगर ये ड्यूडेनम के अंदर यानी कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के किसी पार्ट के अंदर जो है HCl जा रहा है या वहाँ से एलिमेंट्री कैनाल ख़राब हो रही है तो उसे इन्होंने क्या कहा है जी, पेप्टिक अल्सर कहा है। नेक्स्ट देखें, अलामात क्या होती है इस अल्सर की। पेट में जलन और दर्द, उगालने के बाद सलाइवा का तेज़ी से मुंह में आ जाना। पेट में जलन होगा और दर्द होगा क्योंकि जो है हमारा अल्सर है, अल्सर पैदा हो चुका है HCl की वजह से और मैदे के अंदर ज़ख़म हो चुके हैं और पेट के अंदर भी जलन होगी और दर्द होगा और सलाइवा का तेज़ी से मुंह के अंदर आ जाना। भूख में कमी हो जाएगी, हमारे वज़न में भी कमी हो जाएगी और खून की उल्टी, शदीद अगर सूरतें हो जाएँ तो खून की उल्टी भी आ सकती है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर है। नेक्स्ट, इसके सबब वजह क्या हो सकती है जी, हमारे मैदे के अल्सर की या हमारी जो है इंटेस्टाइन के अल्सर की या हमारे एलिमेंट्री कैनाल कहीं पे भी अल्सर की वजह क्या होगी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये बैक्टीरिया का नाम है। ये आपका MCQs भी आ सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन, गैर स्टीरॉयडल सोजश, कुछ अदवायात, गैर स्टीरॉयडल सोजश, कुछ अदवायात, वो वाली अदवायात जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनसे भी अल्सर हो सकता है। तवील मुद्दती इस्तेमाल, काफ़ी टाइम तक हम उनको इस्तेमाल करते रहें अगर तो ये अल्सर हो सकता है। शराब का ज़्यादा इस्तेमाल, शराब जो है वो भी इसके लिए डेंजरस है। तंबाकू नोशी, तंबाकू के धुएँ से अल्सर पैदा होगा। जहनी दबाव या तनाव, स्ट्रेस की वजह से, अगर ये बराह रास्त वजह नहीं है लेकिन ये अलामात को बिगाड़ सकता है। जो आपका स्ट्रेस है ये बराह रास्त हमारे स्टमक को कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, लेकिन अगर इसकी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं अल्सर की तो हमें जहनी दबाव होगा, जहनी तनाव होगा तो ये उसको ख़राब करेगा, ज़्यादा अल्सर काज करने का सबब बनेगा। इलाज क्या करेंगे जी, H. पाइलोरी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक्स लेंगे बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए और एंटासिड्स, तरशा शिकन, एसिड्स को ख़त्म करने के लिए एंटासिड्स लेंगे। एंट एसिड्स, आपको पता है कि एसिड को ख़त्म करने के लिए बेस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हमारे मैदे के अंदर एसिड ज़्यादा हो जाता है, जलन वगैरह महसूस होती है, तो जो मेडिसिन हम लेते हैं, जो सिरप वगैरह हम पीते हैं, उसके अंदर क्या होता है, बेसिस होती हैं जो एसिड के असर को ख़त्म कर देती हैं। क्योंकि आपने पढ़ा कि एसिड और बेस आपस में मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नामी अदवायात, ये दवा का नाम है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बचना कैसे है जी, दर्द कम करने वाली दवायात के ज़्यादा इस्तेमाल से परहेज़ करें। ये वही है गैर स्टीरॉयडल सोजश की अदवायात, ये आपको दिखाया गया। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ऐसी अदवायात हमने ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करनी जो कि इसका बचाव क्या है जी, दर्द कम करने वाली अदवायात, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, हमें ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करनी जो कि पेन किलर्स वगैरह होती हैं। जैसे हमें दर्द हो कहीं पे भी हम पैरासीटामोल या पैनाडोल एक्स्ट्रा इस तरह मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, तो इससे हमने बिल्कुल परहेज़ करना है। इनके ज़्यादा इस्तेमाल से मैदे के अंदर अल्सर पैदा हो सकता है या एलिमेंट्री कैनाल में कहीं पर भी अल्सर पैदा हो सकता है। मिर्च वाले खानों से परहेज़ करें क्योंकि ज़्यादा अगर स्पाइसी चीज़ें खाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होगा और फिर हमारे मैदे के अंदर अल्सर के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मुतवाज़न ग़िज़ा खाना और अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।